हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की किताब चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग राजस्थानी चित्रकला शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग राजस्थान के आसपास के इलाकों में जो चित्रकला की शैली विकसित थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थान और जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पर लंबे समय तक राजे रजवाड़े और रियासतें नहीं हैं। यहाँ के शासक जो थे कला प्रेमी थे, तो कला प्रेमी होने की वजह से उन्हें चित्रकला इत्यादि को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया है। तो यहाँ पर चित्रकला को प्रोत्साहन मिला है। तो वर्तमान में राजस्थान और एमपी के कुछ इलाके जो हैं जिनमें कभी रियासतें हुआ करती थी, तो वहाँ पर जो चित्रकला शैली प्रचलित थी उस चित्रकला शैली को सामूहिक रूप से राजस्थानी चित्रकला शैली कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी रियासतें हुआ करती थी, जैसे मेवाड़ है, बूंदी है, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर या फिर मारवाड़, मालवा, सिरोही या ऐसी अन्य प्रमुख रियासतें जहाँ पर ये चित्रकला प्रचलित थी, तो उनको सामूहिक रूप से जो है हम लोग राजस्थानी चित्रकला शैली के अंतर्गत रखते हैं। 16वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के मध्य इस शैली का विकास हुआ है। कलाविद आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में इसे राजपूत चित्रकला का नाम दिया है। देखिए, आनंद कुमार स्वामी का मानना यह था कि यहाँ पर जो भी राज्य थे उन राज्यों के अधिकांश शासक राजपूत थे और राजपूत शासकों ने चित्रकला को समर्थन दिया। इसी आधार पर इन्होंने जो है इस शैली को राजपूत चित्रकला कहा है। मालवा शैली मध्य भारत या मध्य प्रदेश के आसपास में प्रचलित थी और पहाड़ी शैली और भारत के उत्तर पश्चिम हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित हैं, तो इनको भी इन्होंने राजपूत शैली के अंतर्गत रखा है। देखिए, हालांकि ये इलाके जो है राजस्थान से काफ़ी दूरी पर थे, फिर भी यहाँ की चित्रकला में कुछ कुछ तत्व राजस्थान के तत्व पाए जाते थे। इसी आधार पर इन्होंने इनको भी जो है राजपूत शैली के अंतर्गत रखा है। देखिए, समय के साथ क्या है, समय के साथ राजपूत शैली का जो प्रयोग है ये समाप्त हो गया है, क्योंकि चित्रकला पर बहुत सारे अनुसंधान वगैरह हुए, बहुत सारी रिसर्च वगैरह हुई, तो ये निष्कर्ष निकल कर आया है कि राजपूत शैली सब जगह के लिए एक सर्वमान्य शब्द नहीं है। तो अब क्या है, अब राजस्थान के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के लिए तो राजस्थानी शैली प्रयुक्त होती है और जो पहाड़ी एरिया हैं उनके लिए राजपूत शैली इस्तेमाल ना करके वहाँ के लिए पहाड़ी शैली शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के चित्रों की अगर हम लोग बात करें तो चित्रों का निर्माण सामान्यतः वसली पर किया जाता था। देखिए, वसली एक प्रकार का मोटा कागज होता है, यानी कागज के जो पतले पन्ने होते हैं इनको गोंद से चिपकाकर वसली वाला कागज तैयार किया जाता है और इसी कागज पर चित्र बनाए जाते थे। वसली पर काले या भूरे रंग से रेखांकन किया जाता था, तत्पश्चात उसमें आवश्यक रंग भरा जाता था। देखिए, कोई भी हमें चित्र तैयार करना है तो पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले पेंसिल से वहाँ पर एक उसका नमूना चित्र तैयार करेंगे और बाद में उसमें रंग भर देंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि वसली जो कागज है, मोटा कागज, इस पर काले या भूरे रंग से पहले रेखांकन करते थे और उसके बाद उसमें कलर फिल कर देते थे। रंग जो है मुख्य रूप से प्रकृति से प्राप्त होते थे। इन प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो खनिज पदार्थ हैं उनसे रंग प्राप्त किए जाते थे। कभी कभी बहुमूल्य धातुओं जैसे कि सोना और चांदी, इनसे भी रंगों को बनाया जाता था। अगर हम लोग ब्रश की बात करें तो ऊंट या फिर गिलहरी के बालों का प्रयोग ब्रश बनाने के लिए किया जाता था और जब पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती थी, यानी चित्रण का कार्य पूर्ण होने के बाद अगेट पत्थर से उसे रगड़ा जाता था, यानी उसकी गुटाई की जाती थी, जिससे कि चित्र की जो ऊपरी सतह है ये समतल हो जाए, चमकदार हो जाए और ओजपूर्ण हो जाती थी, यानी थोड़ा सा चमक आ जाए, दिखने में अच्छा लगने लगे। तो उसके लिए ये लोग अगेट पत्थर से चित्र की गुटाई करते थे, उसको रगड़ते थे। अब देखिए, आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि क्या चित्रकला का काम सामूहिक काम है। देखिए, चित्रकला का जो काम है पूरा सामूहिक काम होता है। कोई भी चित्र सही, कोई भी पेंटिंग सही, उसको बनाने से लेकर उसको फिनिशिंग करने तक यहाँ पर काम अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वहाँ पर रेखांकन तैयार किया है, दूसरे व्यक्ति ने वहाँ पर कुछ कुछ रंग भरे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति है जो कि वहाँ पर जो पीछे का बैकग्राउंड है, यानी जो आपका प्राकृतिक सौंदर्य वगैरह है, उसने उसको तैयार किया है। अंत में जो सबसे प्रमुख चित्रकार होता था उसको फाइनल करता था। तो चित्रकला का एक सामूहिक कार्य है जिसका कुशल दक्ष कलाकार द्वारा नेतृत्व किया जाता था। यानी यहाँ पर कोई एक व्यक्ति चित्रकला के चित्र नहीं बनाता था, बल्कि सामूहिक रूप से चित्र तैयार किए जाते थे। चित्रकला के विषय में एक समीक्षा। अब देखिए, चित्रकला के विषय में समीक्षा का तात्पर्य यह है कि उत्तर भारत में, खास करके राजस्थान रीजन में, चित्रकला को बढ़ावा क्यों मिला। बढ़ावा मिलने के कई सारे रीजन थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वही समय था जिस समय भक्ति आंदोलन का प्रसार भी उत्तर भारत में हो रहा था और भक्ति आंदोलन के प्रसार की वजह से जो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण की प्रेम की जो कहानियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही थी।
तो यहाँ पर जो भी चित्रकार हैं उन चित्रकारों ने वैष्णव धर्म के जो राजा राधा या फिर कृष्ण की जो कहानियां हैं उनसे प्रेरणा ली है और अपने चित्रकारी के माध्यम से उनके प्रेम को प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि 16वीं शताब्दी तक राम और कृष्ण से संबंधित वैष्णव संप्रदाय भक्ति आंदोलन के रूप में पश्चिम और उत्तर और मध्य भारत में लोकप्रिय हो चुका था और इसका प्रभाव यहाँ के इलाकों की चित्रकारी पर भी पड़ा है। जैसे गीत गोविंद की रचना जो है जयदेव ने की है। जयदेव जो है बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने 12वीं शताब्दी में की थी। गीत गोविंद ग्वालों का गीत संस्कृत का एक काव्य है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। ग्वालों का मतलब जो गाय वगैरह चराते हैं उनको ग्वाला कहा जाता है। तो ये गीत गोविंद जो है ग्वालों का गीत है जो कि एक संस्कृत काव्य है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कृष्ण जो थे यदुवंशी थे, यानी कि एक ग्वाला थे, यानी कि गाय वगैरह चराते थे। तो यहां पर भी आप देखेंगे गीत गोविंद में आपको जो है राधा कृष्ण के प्रेम को प्रदर्शित किया गया है, यानी इसमें राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम को भौतिक रूप में दिखाया गया है। ऐसी ही एक कृति और है भानुदत्त की रसमंजरी। इसके जो लेखक हैं भानुदत्त हैं और ये भी एक संस्कृत ग्रंथ है जो कि 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। तो भानुदत्त ने रसमंजरी की रचना की है। भानुदत्त जो है बिहार के रहने वाले थे। रसमंजरी का अर्थ क्या है? रसमंजरी का अर्थ होता है आनंद का गुलदस्ता, यानी ऐसी कृति जिससे हमें आनंद मिलता हो। तो इसी आधार पर इन्होंने इसका नाम रखा आनंद का गुलदस्ता या फिर शॉर्ट में रसमंजरी। इस संस्कृत ग्रंथ में रसों के वर्णन के साथ साथ नायक यानी पुरुष और नायिकाओं के भेद का भी विवरण मिलता है। जैसे कि उम्र के अनुसार नायिकाओं में भेद किया गया है। बाल नायिका है, तरुण नायिका है या प्रौढ़ नायिका है। उनकी आंगिक विशेषताओं के आधार पर कौन कौन सी नायिकाएं होंगी, पद्मिनी, चित्रणी, शंखिनी, हस्तिनी। तो ये सब जो भेद हैं नायिकाओं के, ये रसमंजरी में बताए गए हैं। देखिए, हालांकि इस ग्रंथ में कहीं भी कृष्ण का उल्लेख नहीं हुआ है, फिर भी चित्रकारों ने उन्हें प्रतिनिधि यानी आदर्श प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। यानी जहां तहां आप लोग देखेंगे जो रसमंजरी के चित्र हैं उनमें चित्रों में आपको जहां तहां आपको कृष्ण भी देखने को मिल जाएंगे। यानी कृष्ण को फिर भी इन्होंने आदर्श प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये जो समय था ये समय कृष्ण की भक्ति वाला समय था, भक्ति काल वाला समय था। भक्ति काल की स्टार्टिंग हो गई थी। तो यहाँ पर जितनी भी रचनाएं रची गई हैं उनमें जो भी चित्र वगैरह बनाए गए हैं उनमें आपको कृष्ण के प्रेम की प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। ब्रजभाषा में रचित रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास थे, जो 1591 में ओरछा के राजा मधुकर शाह के दरबारी कवि थे। देखिए, रचनाकार का नाम और उनकी रचना का नाम आपको याद रखना है। रसिक प्रिया की रचना केशव दास ने की है। रसिक प्रिया में अनेक प्रेरक अवस्थाओं का उल्लेख हुआ है, जैसे कि प्रेम, मिलन, वियोग, ईर्ष्या, विवाद और इसके परिणाम स्वरूप जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं उनमें होने वाली जो अनबन है, गुस्सा जैसी अवस्थाएं हैं, इनकी अभिव्यक्ति राधा कृष्ण के माध्यम से दर्शाई गई है कि राधा कृष्ण कभी कभी प्रेम करते हैं, कभी कभी उनमें आपस में विवाद भी होता है, अनबन भी होती है, गुस्सा होती है, एक दूसरे को मनाते भी हैं। तो ये सब अवस्थाएं इसमें दर्शाई गई हैं। कवि प्रिया, देखिए कवि प्रिया जो है केशव दास द्वारा राय परवीन के सम्मान में रचित एक अन्य काव्य है। राय परवीन जो है ओरछा की प्रसिद्ध गणिका थी। गणिका का मतलब वैश्या होता है, यानी प्रोस्टिट्यूट थी। देखिए, जो कवि प्रिया है यह भी एक प्रेम कथा है, लेकिन इसके 10वें अध्याय में 12 मासा नामक एक प्रकरण है, जिसमें साल के 12 महीनों यानी जलवायु या मौसम का सटीक वर्णन हुआ है। कई बार पूछा गया है कि 12 मासा प्रकरण जो है किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। ये कवि प्रिया में देखने को मिलता है। यानी कवि प्रिया जो प्रेम कथा वाला जो ग्रंथ है, इसके 10वें अध्याय में 12 मासा प्रकरण है, जिसमें कि जलवायु और मौसम का सटीक वर्णन है। बिहारी सतसई के रचनाकार बिहारी लाल हैं। इसमें 700 सतसई या 700 पद्य हैं, जिनकी रचना सूक्ति और नैतिक हाजिर जवाबी के रूप में की गई है। ऐसा माना जाता है कि जो बिहारी लाल हैं, बिहारी लाल ने इसकी रचना 1667 में की थी, जब वे जयपुर के राजदरबार में मिर्जा राजा जयसिंह के लिए कार्य कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो पद्य हैं वो उनमें जयसिंह का नाम आया है। इसी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये इस समय उस समय मिर्जा राजा जयसिंह के यहाँ कार्य कर रहे थे और उसी समय इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी। बिहारी सतसई का चित्रण मेवाड़ में अधिक हुआ है, साथ ही साथ पहाड़ी शैली में भी इसका चित्रण हुआ है। देखिए, उस समय तक कागज का प्रचलन हो गया था, कागज वगैरह उपलब्ध था। तो कागज उपलब्ध होने की वजह से जो भी पुस्तक वगैरह थी वो बनाना आसान हो गया था। एक और तो रचनाकार अपनी रचना वहां पे करते थे, जो भी उन्हें लिखना होता था, जो भी पद्य वगैरह लिखने होते थे वो लिखते थे। दूसरी ओर अपने ही जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में चित्रकारी भी की जाती थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी ये रचनाएं रची गई हैं,
इनके रचनाकारों ने चित्र नहीं बनाए हैं, चित्र बनाने वाले व्यक्ति दूसरे हैं, यानी इन्होंने तो केवल रचना बनाई है। जैसे होता है ना कि कोई किताब है, किताब में साइड में बचा हुआ स्थान है, उसमें हम लोग रंगोली वगैरह तैयार कर देते हैं या कुछ आर्ट बना देते हैं, तो यहाँ पर वैसा ही हुआ है। यानी इन्होंने अपनी रचना बनाई है, रचना को और ज़्यादा अत्यंत आकर्षक बनाने के लिए उसमें जगह जगह पर चित्रों को भी ऐड करवाया गया है। तो ऐसे करके इन रचनाओं के भीतर चित्रकारों ने चित्रों को समाहित किया है। रागमाला के लेखक जो है पुंडरीक विट्ठल हैं। तो रागमाला चित्रकला रागों और रागनियों की चित्रात्मक अभिव्यक्ति है। प्रत्येक राग एक विशेष अवस्था जैसे दिन के प्रहर, समय और ऋतु से जोड़ा गया है। रागमाला चित्रकला में सामान्यतः 36 या फिर 42 चित्रित पृष्ठ हैं और ये सभी पृष्ठ जो हैं एक परिवार के रूप में दिखाए गए हैं। प्रत्येक परिवार का जो मुखिया एक पुरुष राग होता है और स्त्री के रूप में यहाँ पर 6 रागनियां होती हैं। 6 मुख्य राग कौन कौन से हैं? देखिए 6 मुख्य राग आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। 6 मुख्य राग कौन कौन से होते हैं? भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ और श्री, ये 6 मुख्य राग हैं। राग का मतलब क्या है कि जो ध्वनि बजाई जाएगी, जो वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग बजाए जाएंगे, यानी उनमें जो म्यूजिक होगा, उनमें जो भी वाद्य यंत्रों की जो इंटेंसिटी होगी उसी समय के अकॉर्डिंग बजाई जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कभी राजा युद्ध के लिए जा रहे हैं तो युद्ध के समय का जो नाद होगा अलग अलग टाइप का होगा, यानी युद्ध विजय प्राप्त करने के बाद जब राजा का आगमन महल में होगा उस समय का जो राग होगा वो अलग होगा। तो उस तरह का आप सेंस समझ सकते हैं। यहाँ पे भैरव का राग अलग है, दीपक का राग अलग है, मेघ और श्री राग, ये सब अलग अलग राग हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि राजस्थान में चारण और भाट कवियों की एक लंबी परंपरा रही है। देखिए चारण और भाट जो है जातियां होती हैं और इनका काम क्या है? इनका काम वहाँ के जो भी राजा या फिर शासक हैं उनकी उपलब्धियों का गुणगान करना है। तो ये लोग उनके पूर्वजों के बारे में कहानियों के माध्यम से या फिर गीत इत्यादि के माध्यम से उनकी जो उपलब्धियां हैं उनका गुणगान करते थे। कई बार इनके जो भी गुणगान होते थे वो इनाम पाने की आशा से भी किए जाते थे। तो ये लोग अपने शासकों को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर लंबी चौड़ी कहानियां बनाते थे, गीत बनाते थे, जिससे कि उन्हें अच्छा खासा इनाम मिले। तो चारणों के द्वारा जो भी गुणगान किया गया है उसको किंवदंती माना गया है। तो चारण और अन्य प्रेमाख्यान जैसे कि डोला मारू, सोनी बहवाल, मृगावत, चौर पंचाशिका ये बिल्लड़ की रचना है और लौर चंदा या लौरा चंदा ये मुल्ला दाऊद की रचना है। तो ये साहित्य भी कलाकारों के प्रिय विषय थे। इसके अलावा जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ भी कलाकारों के प्रमुख विषय रहे हैं, जैसे कि रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, इन सब पर भी चित्र बनाए गए थे। धार्मिक विषयों के अलावा या फिर जो प्रेमाख्यान हैं इन सब के अलावा जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियां हैं, राज दरबारों के अंदर होने वाली दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं उनके भी चित्र बनाए गए हैं। दरबार के दृश्य और ऐतिहासिक घटनाएं, इन पर भी प्रचुर मात्रा में चित्र बनाए गए हैं। मालवा चित्रकला शैली, मालवा शैली में मालवा, मांडू और बुंदेलखंड के इलाके शामिल हैं। मालवा शैली का विकास 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ। मालवा शैली जो है हिंदू राजपूत दरबार का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यहाँ के जो शासक हैं अधिकांश शासक राजपूत शासक थे, तो ये हिंदू राजपूत दरबार का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ के चित्रों की विशेषता बताई गई है। इसकी द्विआयामी सपाट एवं सरल भाषा, जैन पांडुलिपियों से चौर पंचाश का पांडुलिपि चित्रों की शैलीगत विकास की पूर्णता की पद्धति है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ के चित्र जो है द्विआयामी हैं, इनमें त्रिआयामी प्रभाव नहीं दिखाया गया, 3D इफेक्ट नहीं दिखाया गया है। चित्र जो है सरल हैं, सपाट हैं, चित्रों में बहुत ज़्यादा अलंकरण नहीं दिखाया गया है। और यहाँ के चित्रों की जो प्रेरणा है वो प्रेरणा जैन पांडुलिपियों से, चौर पंचाशका की जो पांडुलिपि के चित्र हैं उनसे ये प्रेरणा ली गई है, क्योंकि उनमें भी इसी तरह के चित्र पाए जाते हैं, इसी तरह के द्विआयामी सपाट सरल भाषा वाले चित्र पाए जाते हैं। तो उनसे प्रेरणा लेकर ये शैली विकसित हुई है। राजस्थानी शैली के विपरीत मालवा शैली किसी एक निश्चित क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुई और यह मध्य भारत के बड़े भूभाग में फैली। देखिए राजस्थानी शैली में हम लोग देखते हैं कि वहाँ की जो रियासतें हैं, जैसे जोधपुर रियासत है, बीकानेर रियासत है, जयपुर है या फिर किशनगढ़ रियासत है, वहाँ के जो चित्रकारों ने जो चित्र बनाए हैं तो उनकी शैली पर्टिकुलर स्थान की शैली के हिसाब से अलग अलग है। जैसे किशनगढ़ के जो चित्रकार हैं तो किशनगढ़ के चित्रकारों ने जो चित्र बनाए उनको हम लोग किशनगढ़ शैली के अंतर्गत रखते हैं। जोधपुर के चित्रकारों ने जो चित्र बनाए उनको हम लोग जोधपुर शैली के अंतर्गत रखते हैं। बीकानेर वालों को बीकानेर शैली के अंतर्गत रखते हैं। यानी पर्टिकुलर हर जगह के चित्रों का एक राज्य से संबंध है, जबकि मालवा शैली का ऐसा नहीं है। जैसे मालवा का चित्र काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें मालवा शामिल है, मांडू बुंदेलखंड के शासक भी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मालवा शैली का विकास किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर हुआ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मालवा शैली जो है पूरे के पूरे मध्य भारत में विकसित हुई है और पूरे के पूरे मध्य भारत में ये बड़े भूभाग में फैली हुई है।
कुछ प्रारंभिक तिथियुक्त समूह में अमरू शतक को काव्यात्मक रूप से चित्रित किया जाता है, जिसका समय 1652 ईस्वी है। माधोदास द्वारा 1680 ईस्वी में नरसिंह शहर में राग मेघा चित्रकला को चित्रित किया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में मालवा शैली के चित्र दतिया महल के संग्रह से प्राप्त हुए हैं, और दतिया महल के संग्रह से प्राप्त जो चित्र हैं ये बुंदेलखंड को चित्रकला का केंद्र होने का समर्थन करते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दतिया महल में हमें दो प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो चित्र हैं आप लोग देख रहे होंगे ये लघु चित्रकारी के अंतर्गत आते हैं, और एक चित्र होते हैं जो कि भित्ति चित्र होते हैं। भित्ति चित्र का मतलब जो दीवार इत्यादि चित्र बनाए जाते हैं उनको भित्ति चित्र कहते हैं। क्योंकि हम लोग क्लास 12th में लघु चित्रकला पढ़ेंगे, हम भित्ति चित्र तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास 11th पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि लेकिन दतिया महल के भित्ति चित्रों में मुगल प्रभाव चुनौती देते हैं। यानी कहने का मतलब ये दतिया महल में जो दीवारों पर जो चित्र बने हुए हैं उनमें कहीं कहीं हमें मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, जो कागज पर बने चित्रों के एकदम विपरीत हैं। क्योंकि कागज पर जो बने चित्र हैं वो एकदम प्योर मालवा शैली के हैं, उनमें मुगल प्रभाव में देखने को नहीं मिलता है, जबकि यहाँ के जो दीवारों वाले भित्ति चित्र हैं उनमें हमें कहीं कहीं पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। इस शैली में राजकीय संरक्षकों एवं छवि चित्रण का पूर्ण अभाव है। देखिए, राजकीय संरक्षकों का मतलब क्या है कि राज की जो शासक हैं उनके चित्र में देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर जो छवि चित्रण का मतलब ये कोई मूल छवि है, कोई मूल चित्र है, उस चित्र का डुप्लीकेट कॉपी तैयार किया जाए, इसको छवि चित्रण कहा जाता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि मालवा शैली में हमें राजकीय संरक्षकों के चित्र और जो छवि चित्रण है ये हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि दतिया के राजाओं ने इन चित्रों को घुमंतु कलाकारों से खरीदा होगा। यानी कहने का मतलब यह कि यहाँ के शासकों ने, जैसे राजस्थान के जो शासक हैं, राजस्थान की जो रियासतों के शासक हैं, उन्होंने तो अपने राज दरबार में चित्रकार रखे हैं, उनको स्थान दिया है, उनको जिम्मेदारी सौंपी चित्र तैयार करने की। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ के शासकों ने क्या है, यहाँ के शासकों ने जो घुमंतु कलाकार हैं, घुमंतु कलाकारों से चित्रों को खरीदा है। इस वजह से यहाँ के शासकों के ना तो चित्र पाए जाते हैं, ना ही इन शासकों ने किसी छवि का चित्रण तैयार करवाया है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए, एक चित्र यहाँ पर दिया गया है, ये चित्र भागवत पुराण का है। तो भागवत पुराण का यह पृष्ठ मालवा शैली का विशिष्ट उदाहरण है, जिसमें सतह को बड़ी सावधानी पूर्वक विभाजित किया गया है। हर जगह पर जो भी भागवत पुराण के जो भी दृश्य हैं उनको अंकित किया गया है। इसके बाद है मेवाड़ चित्रकला शैली। देखिए, मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अब देखिए, आपके जहां चित्रकला वाले अध्याय में उन शासकों के नाम भी लिखे गए हैं जिन शासकों ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था। तो यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे मेवाड़ चित्रकला शैली पनपी है, उसके पीछे कौन कौन से शासक रहे हैं, किन किन शासकों ने संरक्षण दिया है, किस किस शासक ने प्रोत्साहन दिया है। तो यहाँ के एक शासक हैं करण सिंह। तो करण सिंह का मुगल दरबार से संपर्क था। तो करण सिंह का मुगल दरबार से संपर्क होने की वजह से जो मुगलों के दरबार में चित्रकला की जो शैली प्रचलित थी, उस शैली को उन्होंने अडॉप्ट किया है और उस शैली को यहाँ की स्वदेशी शैली के साथ मर्ज कर दिया है। तो ऐसे करके यहाँ पर मेवाड़ शैली का विकास हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि मेवाड़ शैली जो है वो मुगल शैली से निकलकर सामने आई है, मुगल शैली से ही विकसित हुई है। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति सामान्यतः 1605 ईस्वी में निसारदीन चित्रकार का नाम है, निसारदीन द्वारा चुनार में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है। देखिए, यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जो भी रचनाएं हैं वो रचनाएं तो एक जैसी रही हैं, समय के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर चित्रकारों ने उन रचनाओं पर अपने अपने हिसाब से चित्र बनाए हैं। जैसे रामायण जो है, रामायण महाकाव्य जो है, इस पर अलग अलग जगहों पर चित्रकारों ने अपने अपने हिसाब से चित्र बनाए हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर है, रचनाओं के नाम यहाँ पे आएंगे बार बार। आपको क्या है, आपको चित्रकारों के नाम याद रखने हैं कि निसारदीन जो है, निसारदीन कौन सी शैली के चित्रकार हैं, मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि निसारदीन को आप लोग मालवा शैली में जाके रख दें, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चित्रकार का नाम इंपॉर्टेंट है कि कौन सा चित्रकार कौन सी शैली से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको शासकों के उतने ज़्यादा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, यहाँ पर नाम याद रखना है तो चित्रकार का नाम याद रखना है। ये बात आपको सबको ध्यान रखनी है। इसके बाद फिर राजा जगत सिंह, इनका टाइम पीरियड बताया गया 1628 से लेकर 1652। इनके शासनकाल में प्रतिभा संपन्न कलाकारों साहिबदीन और मनोहर के कारण चित्रों में परिष्कार आया है। यानी कि राजा जगत सिंह के काल में दो चित्रकार हुए हैं, साहिबदीन और मनोहर। तो इन्होंने इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, तो और ज्यादा बेहतर चित्र बने हैं। साहिबदीन ने रागमाला, रसिक प्रिया पर भागवत पुराण और रामायण के युद्धकांड का चित्रण किया है। रामायण के चित्र में साहिबदीन ने एक नवीन चित्रमय युक्ति संयोजन तिर्यक रेखी परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया है। इन्होंने यहाँ पर साहिबदीन ने
जो रामायण का युद्ध वाला प्रसंग है उसमें तिर्यक रेखी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। वहीं मनोहर की बात करें, मनोहर चित्रकार का नाम है। मनोहर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रामायण का बालकांड है जिसको उन्होंने चित्रित किया है। जगन्नाथ ने 1719 ईस्वी में बिहारी सस्ती नामक चित्रावली चित्रित की जो मेवाड़ चित्रकला शैली के लिए एक अमूल्य योगदान है। तो यहां पर आपको देखिए, यहां पर कई नाम निकल कर आए हैं मेवाड़ शैली के चित्रकारों में। एक तो जगन्नाथ का नाम निकल कर आया है, मनोहर का नाम निकल कर आया है, साहिबदीन का नाम निकल कर आया है और निसारदीन का नाम निकल कर आया है। तो ये 4-5 चित्रकार हैं जो कि मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, ये आप लोग हाईलाइट कर लेना। 18वीं शताब्दी में चित्रकला का विषय साहित्य से दरबारी क्रियाकलापों एवं शाही मनोरंजन की ओर क्रम से स्थानांतरित हो गया। यानी स्टार्टिंग में जो भी चित्र बनाए गए हैं वो साहित्य से प्रेरणा लेकर बनाए गए हैं। जो भी साहित्यिक कृतियां हैं, चाहे वो धार्मिक साहित्य हो, प्रेम वाला साहित्य हो, उन साहित्यों से प्रेरणा लेकर चित्र बनाए गए हैं। लेकिन बाद के समय में जो भी दरबारी गतिविधियां हैं उनसे संबंधित चित्र बनाए गए हैं। मेवाड़ के कलाकारों ने सामान्यतः चटक रंगों का प्रयोग किया है जिसमें लाल और पीले रंगों की प्रधानता है। यानी यहाँ के कलाकारों ने जो है चटक रंगों का इस्तेमाल किया है, इसमें लाल और पीला रंग इनकी प्रधानता देखने को मिलती है। 17वीं शताब्दी के अंत में नाथद्वारा जो है उदयपुर के पास में पड़ता है, तो नाथद्वारा जो है वैष्णव धर्म का गढ़ बन गया। तो नाथद्वारा वैष्णव धर्म के गढ़ बनने की वजह से यहाँ पर चित्रकारी को प्रोत्साहन मिला। तो विभिन्न त्योहारों के अवसर पर भगवान श्रीनाथ जी के बड़े बड़े चित्र कपड़े पर चित्रित हुए जिन्हें पिछवाई कहा जाता था। देखिए यहाँ पर चूंकि नाथद्वारा जो है ये वैष्णव धर्म का गढ़ था और यहाँ पर चित्रकारी की परंपरा भी विकसित हुई। तो चित्रकारी की परंपरा विकसित होने की वजह से यहाँ पर जो भगवान श्रीनाथ के जो चित्र बनाए गए, तो ये कपड़े पर बड़े बड़े चित्र बनाए गए और इन चित्रों को पिछवाई कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष एवं दरबारी होने लगा। धर्मनिरपेक्ष और दरबारी का मतलब क्या है कि जो युद्ध के प्रसंग हैं, शिकार करते हुए प्रसंग हैं, या फिर राजा या रानी जो विहार वगैरह करते हैं, मनोरंजन वगैरह करते हैं, उनसे संबंधित चित्र भी बनाए जाने लगे। अब देखिए यहाँ पर मेवाड़ शैली का एक फेमस चित्र मारू रागनी का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये मारू रागनी का चित्र है। इस तरह के जो नाम हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे मारू रागनी का चित्र काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कई बार पूछा भी गया है कि मारू रागनी का चित्र किस शैली से संबंधित है, तो आपको नाम दे दिए, ऑप्शन दे दिए गए, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली। तो आपको पता होना चाहिए कि मारू रागनी का चित्र किससे संबंधित है, ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर मारू को रागश्री की रागनी के रूप में वर्गीकृत करता है ये चित्र, और उनकी शारीरिक सुंदरता और उनके प्रिय पर इसके प्रभाव का वर्णन करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों ऊंट पर सवार हैं और एक दूसरे की तरफ ये लोग देख रहे हैं। मारू रागनी चित्र के चित्रकार जो है साहिबदीन है। यह डोला नाम के एक राजकुमार और राजकुमारी मारू की कहानी है जिन्हें एक साथ होने के लिए कई संघर्षों से गुजरना पड़ा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राजकुमारी मारू को भगाते हुए दर्शाया गया है। ये एक ऊंट के माध्यम से ये राज्य छोड़कर भाग रहे हैं, इस तरह से इसको दर्शाया गया है। तो ये जो चित्र है मारू रागनी का चित्र बोला जाता है। चित्रकार है साहिबदीन और मेवाड़ शैली का ये चित्र है। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर कहीं एग्जाम में पूछा जाए कि मारू रागनी का चित्र किस शैली से संबंधित है, तो आप बता देंगे ये मेवाड़ शैली से संबंधित चित्र है। इसके बाद है बूंदी चित्रकला शैली। बूंदी रागमाला को इस शैली की आरंभिक और विकासशील चित्रकला माना जाता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, जो साहित्यिक कृतियां हैं उनका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शैलियों में चित्रण हुआ है। रागमाला का चित्रण चुनार में हाड़ा राजपूत शासक भोज सिंह के शासनकाल में हुआ। बूंदी शैली का विकास विशेष रूप से यहाँ के 2 शासकों के संरक्षण में हुआ। एक हैं राव छत्रसाल। देखिए, राव छत्रसाल को मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली का वजीर नियुक्त किया था और इन्होंने दक्कन विजय में अच्छी खासी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दूसरे हैं इनके पुत्र राव भाव सिंह, जिनका टाइम पीरियड 1659 से लेकर 1682 के बीच में है। राव भाव सिंह के उत्तराधिकारी हैं राजा अनिरुद्ध सिंह, जिनका टाइम पीरियड 1682 से लेकर 1702 तक है। तो इन्होंने भी चित्रकला के विकास में अच्छा खासा योगदान दिया। राजा बुद्ध सिंह के पुत्र उम्मेद सिंह, इनके लंबे शासनकाल में चित्रण कार्य जो है अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। बूंदी चित्रकला की खास बात क्या है, 18वीं शताब्दी तक आते आते बूंदी चित्रकला में कुछ दक्कनी सौंदर्य तत्व दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि चटक और सजीव रंगों के प्रति प्रेम दिखाया गया है। यानी यहाँ पर आपको बूंदी जो चित्रकला है उसमें आपको दक्कनी
चित्रकला के कुछ कुछ तत्व आपको देखने को मिलेंगे। उमेद सिंह के उत्तराधिकारी हैं बिसेन सिंह। तो इनको अक्सर जंगली पशुओं का शिकार और उन पर विजय प्राप्त करते हुए चित्रित किया गया है। इनके उत्तराधिकारी राम सिंह हैं। तो राम सिंह के समय में बूंदी महल को भित्ति चित्रों से अलंकृत किया गया था। देखिए, एक खास बात आपको देखने को मिलेगी, जो लघु चित्रकारी की परंपरा है, लघु चित्रकारी की परंपरा में हम लोग अधिकतर चित्र जो है किताब के पन्नों पर देखते हैं या साहित्यिक कृतियों के पन्नों पर देखते हैं। लेकिन बूंदी चित्रकला में जो चित्रकला की जो शैली है उसको न केवल हम लोग किताबों के पन्नों पर देखते हैं, बल्कि यहाँ के जो भित्ति चित्र हैं, यानी यहाँ की जो दीवारें हैं, उन पर भी हम ये चित्र देखते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि जो इनके उत्तराधिकारी हैं, यानी उमेद सिंह के उत्तराधिकारी हैं राम सिंह, तो राम सिंह के समय में बूंदी महल के जो भित्ति चित्र हैं, बूंदी महल की जो दीवारें हैं, उनको भित्ति चित्रों से सजाया गया है। राजमहल में अंकित भित्ति चित्र बूंदी चित्रकला के अंतिम चरण के सुंदरतम उदाहरण है। ये यहाँ की एक खास बात है। देखिए, ऐसे ऐसे कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पहला की पॉइंट आपको ये निकल कर आ रहा है कि राजस्थानी शैली में जितने भी स्थान हैं, उन स्थानों में केवल बूंदी चित्रकला एक ऐसी शैली है जिसमें न केवल लघु चित्रों को बनाया गया है, बल्कि भित्ति चित्रों को भी बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बूंदी और जो कोटा की चित्रकला है, इसकी एक खास बात क्या है, सघन वनस्पतियों, सुरम्य भूदृश्य के साथ विविध पेड़ पौधों, जंगली जीवन, पशु पक्षियों, पहाड़ियों और झरनों का मनोहारी चित्रण किया गया है। इनके साथ साथ जीवंत घुड़सवारों और हाथियों का बूंदी और कोटा दोनों शैलियों में अद्वितीय चित्रण हुआ है। बूंदी के कलाकारों ने स्त्री सौंदर्य के स्वयं के प्रतिमान थे, जैसे कि छोटी ठिकनी कद काठी दिखाई गई है औरतों की, गोल मुखाकृति दिखाई गई है, पीछे की ओर ढलुआ माथा दिखाया गया है, तीक्ष्ण नाक दिखाई गई है, पतली भूरेखा और पतली कमर, ये कुछ दिखाए गए हैं। ये बूंदी के कलाकारों का जो है स्त्री सौंदर्य है, यानी बूंदी के कलाकारों ने स्त्रियों को किस प्रकार से निरूपित किया है वो यहाँ पर उनका बताया गया है कि स्त्रियों को छोटी और ठिकनी कद में दिखाया गया है, उनकी जो चेहरे हैं वो गोल हैं। तो ये कुछ उनकी स्त्रियों की विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनिरुद्ध सिंह, जो कि भाऊ सिंह का उत्तराधिकारी था, तो इनका चित्र यहाँ पर बनाया गया है, जो कि घोड़े पर सवार हैं ये। तो 1680 ईस्वी में कलाकार तुलसी राम द्वारा चित्रित अश्वारोही अनिरुद्ध का चित्र ये बहुत ज्यादा चर्चित है, जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब है कोटा चित्रकला शैली। देखिए, आरंभ में बूंदी और कोटा दोनों एक ही राज्य थे, यानी 1625 ईस्वी तक दोनों एक ही राज्य थे। जहांगीर ने बूंदी साम्राज्य का विभाजन किया था और इसको विभाजित करके एक भाग राव रतन सिंह के पुत्र मधु सिंह को पुरस्कार स्वरूप दिया था। मधु सिंह ने जहांगीर के पुत्र शहजादा खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां के नाम से फेमस हुआ, तो मधु सिंह ने शहजादा खुर्रम का विद्रोह दक्कन में दबाया था। इस बात से खुश होकर जहांगीर ने इनको पुरस्कार स्वरूप ये राज्य दिया था। बूंदी से अलग होने पर जगत सिंह के शासनकाल में 1660 में कोटा में अपनी अलग शैली की शुरुआत हुई। क्योंकि दोनों राज्य स्टार्टिंग में एक ही थे, तो यहाँ के जो चित्रकार वगैरह थे वो भी लगभग एक ही थे। और जब राज्यों का विभाजन हुआ है तो कुछ चित्रकार बूंदी से कोटा में भी आए हैं। तो आरंभ में जो भी चित्र यहाँ पर बने हैं वो बिल्कुल बूंदी शैली जैसे ही हैं। कोटा के कलाकारों ने सर्वप्रथम वन दृश्य चित्रों को अपनी रचनाओं के वास्तविक विषय के रूप में चित्रित किया है। यानी यहाँ पर स्टार्टिंग में जो भी चित्र बनाए गए हैं उनमें वन दृश्यों की प्रधानता है। कोटा चित्र शतरंज के जुनून को दर्शाते हैं, जो कि एक सामाजिक प्रथा बन गया था, जिसे खेलने के लिए दरबार की स्त्रियां भी शामिल होती थीं। यानी यहाँ पर शतरंज के जुनून वाले चित्र भी दर्शाए गए हैं, शतरंज वाले चित्र भी बनाए गए हैं, क्योंकि उस समय तक शतरंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेला जाता था, दरबार की स्त्रियां भी इसको खेलती थीं। तो यहाँ के चित्रकारों ने शतरंज खेलते हुए स्त्रियों के पुरुषों के चित्र चित्रित किए हैं। कोटा के चित्रों की विशेषताओं की बात करें तो ये सहज हैं। इनमें सुलेखन के निष्पादन और मुख्यतः दोहरे नयनपट में छाया अंकित करने पर जोर दिया जाता था। इसके बाद है बीकानेर चित्रकला शैली। तो यहां पर बीकानेर राज्य का इतिहास बताया गया है कि राव बीका राठौर ने 1488 ईस्वी में बीकानेर राज्य की स्थापना की और उनके शासनकाल में अनूप सिंह ने एक पुस्तकालय स्थापित किया, जो कि पांडुलिपियों में चित्रकला का कोष बना। यानी ये पुस्तकालय जो है यहाँ पर पांडुलिपियां सहेज कर रखी जाती थी, यहाँ पर चित्रकारी भी की जाती थी, तो इनका ये कोष बना। बीकानेर चित्रकला का विकास मुगल शैली के लालित्य और रंग पट्टिका से प्रभावित था। यानी बीकानेर शैली भी जो है मुगल चित्रकारी की ऋणी है, यानी मुगल चित्रकला से ही इन्होंने चीजों को एडॉप्ट किया है। मुगल शिल्प के मुख्य कलाकार 17वीं शताब्दी में बीकानेर आए और यहां पर काम किया। करण सिंह ने उस्ताद अली रजा, जो दिल्ली का मुख्य कलाकार था, इसको नियुक्त किया था।
अनूप सिंह के शासनकाल में रुकनुद्दीन, जिसके पूर्वज मुगल दरबार से आए थे, ये मुख्य कलाकार था और इसकी शैली में देशज मुहावरों के साथ दक्षिणी या फिर दक्कनी और मुगल परंपरा का मिश्रण यहां पर देखने को मिलता था। रुकनुद्दीन ने महत्वपूर्ण ग्रंथों जैसे रामायण, रसिक प्रिया और दुर्गा सप्तशती को चित्रित किया है। इसके अलावा इब्राहिम नाथू साहिबदीन और ईसा आदि उसकी चित्रशाला के जाने माने कलाकार थे। यानी ये जो आप नाम पढ़ रहे हैं ये सभी रुकनुद्दीन के चेले थे। रुकनुद्दीन ने कोमल रंगों की तान से अति सुंदर चित्र बनाए हैं, यानी इसने कोमल रंगों का प्रयोग किया है। वहीं इब्राहिम की बात करें तो इब्राहिम के काम में धुंधले स्वप्न जैसा गुण है। उनकी मानवाकृतियों में चेहरे सुंदरता के साथ सुडौल हैं। बीकानेर में चित्रशाला बनाने की प्रथा प्रचलित थी, जिन्हें मंडी कहा जाता था। यानी यहां पर क्या था, यहां पर एक पूरी की पूरी एक लैब तैयार की जाती थी, इसको चित्रशाला कहा जाता था। यहां पर केवल चित्र ही बनाए जाते थे, उसे मंडी कहा जाता था। जहां कलाकारों का समूह मुख्य चित्रकार के निर्देशन में चित्र रचना करते थे, तो ऐसी जगह को मंडी कहा जाता था, क्योंकि यहां पर केवल चित्रकारी का ही काम होता था। बीकानेर शैली में से बहुत से चित्रण ऐसे हैं जिनमें उनकी वंशावली की जानकारी भी शामिल है। उन्हें उस्ताद या फिर उस्ताद कहते हैं। यानी यहाँ पर कुछ चित्र ऐसे भी बनाए गए हैं जिनमें वंशावली दी गई है, वंशावली की जानकारी भी दी गई है, चित्र के पीछे वंशावली की जानकारी पूरी दी गई है। तो इस प्रकार के चित्रों को उस्ताद या फिर उस्ताद कहा जाता था। जैसे यहां पर बीकानेर शैली का एक चित्र दिखाया गया है, झूले पर कृष्ण और उदास राधा को यहां पर दर्शाया गया है। तो यह चित्रकला जो है रसिक प्रिया, जो कि साहित्यिक कृति है, इसको दर्शाती है। इसमें कलाकार का नाम और तारीख दोनों अंकित हैं। 1683 ईस्वी में कलाकार नूरुद्दीन द्वारा इसे चित्रित किया गया था, जिन्होंने बीकानेर दरबार में कब से लेकर कब तक काम किया वो बताया गया है। तो ये चित्र जो है कलाकार नूरुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद आ जाती है किशनगढ़ चित्रकला शैली, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी परीक्षा में ये पूछी भी गई है। किशनगढ़ शैली की विशेषताओं के बारे में बात करें तो किशनगढ़ शैली के चित्र अपनी उत्कृष्ट बनावट और धनुषाकार भौहों से बने चेहरे, कमल की पंखुड़ी के समान हल्की गुलाबी रंग की आंखें, झुकी पलकें, एक सुगठित नुकीली नाक और पतले होंठ जैसी शैलीकृत विशेषताओं से अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं। यानी यहाँ की जो आकृतियां हैं उन आकृतियों की विशेषताएं बताई गई हैं। धनुषाकार भौहों से बने चेहरे हैं, कमल की पंखुड़ी की जैसी समान हल्की गुलाबी रंग की उनकी आंखें हैं, झुकी हुई पलकें हैं, नाक नुकीली लंबी है, पतले होंठ हैं। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। जोधपुर के राजा के पुत्रों में से एक पुत्र किशन सिंह, तो इन्होंने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की स्थापना की थी। 17वीं शताब्दी के मध्य में मान सिंह, तो मान सिंह के संरक्षण में कलाकार पहले से ही किशनगढ़ के दरबार में काम कर रहे थे। इसके बाद राय सिंह का टाइम आ जाता है। राय सिंह का टाइम पीरियड 1706 से लेकर 1748 के बीच में है। तो राय सिंह के शासनकाल के दौरान राज्य में एक विशिष्ट शैली विकसित हुई, जिसमें लंबी मानवाकृति, प्रचुरता से हरे रंग का प्रयोग और मनोरम दृश्य चित्रों का चित्रण हुआ है। यानी राय सिंह के टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन आया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लंबी लंबी मानवाकृतियां बनाई जाने लगी हैं, प्रचुरता से हरे रंग का प्रयोग किया जाने लगा है। ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बल्लभाचार्य, जिन्होंने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो बल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में राय सिंह के आरंभिक प्रयास से कृष्ण लीला किशनगढ़ शासकों का पसंदीदा विषय बन गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वही टाइम पीरियड था जिस समय भक्ति मार्ग या भक्ति आंदोलन का प्रसार हो रहा था। तो यहाँ पर चित्रकारों के जो अधिकांश चित्रकार हैं उनके प्रमुख विषय कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियां रहे हैं। निहाल चंद सावन सिंह का सबसे मशहूर और उत्कृष्ट कलाकार था। निहाल चंद ने सावन सिंह के लिए, सावन सिंह यहाँ पर शासक का नाम है, निहाल चंद ने सावन सिंह के लिए 1735 से लेकर 1757 तक कार्य किया और सावन सिंह की कविताओं पर चित्र संयोजित किए, जो मुख्यतः दिव्य युगल राधा कृष्ण पर बने थे। यानी अधिकांश जो चित्रकारियां हैं वो राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है बनी ठनी, और ये यूपीएससी परीक्षा में पूछी भी गई है। बनी ठनी है कौन, पहले तो ये जान लीजिए। सावन सिंह जो शासक हैं, तो सावन सिंह एक युवा गायिका के प्रेम में दीवाने थे, जिसे बनी ठनी का नाम दिया गया था। यानी एक युवा गायिका थी जिससे प्रेम करते थे, उसे इन्होंने बनी ठनी का नाम दिया था। सावन सिंह ने एक कविता बिहारी जस चंद्रिका में बनी ठनी के बारे में लिखा है, जो निहाल चंद के चित्र के बनी ठनी का आधार बनी है। यानी इन्होंने बिहारी जस चंद्रिका में अपनी जो प्रेमिका है, जिसको ये बनी ठनी कहा करते थे, उसके बारे में कविता लिखी है। तो उसी कविता से प्रेरणा लेकर निहाल चंद ने इसका चित्र चित्रित किया है।
राधा के रूप में बनी ठनी चित्र में राधा का चेहरा, उसकी घुमावदार आंखें, भौहों के अतिरंजित मेहराव, तीक्ष्ण नाक, गालों पर सर्पित लहरदार केस, पतले होंठ और स्पष्ट ठोड़ी अद्वितीय है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद है जोधपुर चित्रकला शैली। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थानी शैली में आपको अधिकांश तत्व मुगल शैली के देखने को मिल जाएंगे। उसका रीजन ये है कि राजस्थान के जितने भी रियासतें रही हैं, जितने भी राजे रजवाड़े रहे हैं, उनके संबंध मुगलों से रहे हैं। इसी वजह से उनके यहाँ की जो चित्रकारी है उनमें आपको मुगल शैली के तत्व देखने को मिल जाएंगे। तो जोधपुर की जो भी चित्रकारी है यहाँ पर भी मुगल शैली के तत्वों से प्रभावित है। रागमाला पाली में चित्रित एक आरंभिक चित्र संग्रह है जो कलाकार वीर जी द्वारा 1623 में चित्रित किया गया था। इन चित्रों की रचना की शुरुआत 17वीं शताब्दी के मध्य में महाराजा जसवंत सिंह के काल में हुई थी। छवि चित्रण और दरबारी जीवन को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेजी चित्रों की प्रथा इन्हीं के संरक्षण में लगभग 1640 में स्टार्ट हुई थी। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो छवि चित्रण यानी किसी चित्र से उसका दूसरा चित्र तैयार करना या फिर दरबारी जीवन के जो चित्र हैं इनको तैयार करने की जो परंपरा है ये महाराजा जसवंत सिंह के काल में ही स्टार्ट हुई है। इनका श्रीनाथ जी के बल्लभ पंथ की ओर व्यक्तिगत झुकाव होने की वजह से इन्होंने कृष्ण से संबंधित विषयों को भागवत पुराण के साथ संरक्षित किया है। यानी महाराजा जसवंत सिंह जो है ये बल्लभ पंथ की ओर इनका झुकाव था, इसी वजह से इन्होंने कृष्ण से संबंधित चित्रों को बनवाया है, उनको संरक्षित किया है। जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी अजीत सिंह के काल में दुर्गादास और उसकी बहादुरी को कविताओं और दरबारी चित्रकला में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। यानी जसवंत सिंह के बेटे हैं अजीत सिंह और एक व्यक्ति और है दुर्गादास। तो इनकी जो भी इनके युद्ध के किस्से हैं, इनकी जो बहादुरी की जो भी किस्से हैं या कविताएं वगैरह हैं, उनको दरबारी चित्रकला में स्थान प्राप्त हुआ है। जोधपुर चित्रकला के अंतिम चरण की रचनात्मकता मान सिंह के शासनकाल में मेल खाती है। यानी कि यहाँ के जो चित्र हैं उन चित्रों की सबसे क्रिएटिव स्टेज जो देखने को मिलती है वो मान सिंह के टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। उनके समय के महत्वपूर्ण चित्र संग्रह रामायण, डोला मारू, पंचतंत्र और शिव पुराण में है। मान सिंह के बारे में बताया गया कि मान सिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और उनकी चित्रकला में नाथ गुरुओं के साथ चित्र मिलते हैं। नाथ चरित्र के एक समुच्चय को भी चित्रित किया गया था। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चौगान खेलती राजकुमारियां, चौगान यानी पोलो खेलती राजकुमारियां। इस चित्रकला में कलाकार दाना, यानी यहाँ चित्रकार का नाम है दाना, तो कलाकार दाना द्वारा राजकुमारियों को अपनी साथियों के साथ चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए दर्शाया गया है, जो कि मान सिंह के शासनकाल के जोधपुर चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये मान सिंह के टाइम पीरियड का बना हुआ चित्र है। इसको बनाने वाला कलाकार जो है कलाकार दाना है। इसके बाद है जयपुर चित्रकला शैली। देखिए, जयपुर चित्रकला शैली की उत्पत्ति इसकी पूर्व राजधानी आमेर में हुई थी। आमेर मुगल राजधानियों आगरा और दिल्ली से सभी बड़े राजपूत राज्यों से निकटतम थी। यानी आमेर जो थी वो दिल्ली और आगरा दोनों के पास पड़ती थी और दिल्ली और आगरा जो है मुगल राजधानियां थीं। राजा भारमल, यहाँ पे थोड़ा सा इतिहास बताया गया है कि राजा भारमल ने अपनी बेटी की शादी अकबर से की। राजा भारमल के पुत्र भगवंत दास अकबर के घनिष्ठ मित्र थे और भगवंत दास के बेटे मान सिंह अकबर के सबसे विश्वसनीय सैन्य प्रमुख थे। फिर यहाँ पर सवाई जयसिंह के बारे में बताया गया है कि सवाई जयसिंह, इनका टाइम पीरियड 1699 से लेकर 1747 ईस्वी तक है। तो सवाई जयसिंह ने 1727 में अपने नाम पर एक नई राजधानी जयपुर की स्थापना की है और ये आमेर से स्थानांतरित हो गए हैं। यानी आमेर से अपनी राजधानी जयपुर इन्होंने शिफ्ट कर ली है। कुछ मुगल कलाकारों को अपनी चित्रशाला का हिस्सा बनाने के लिए दिल्ली से ये लेकर आए हैं। यानी कि सवाई जयसिंह जो हैं इन्होंने चित्रकारी की परंपरा को जारी रखा है और कुछ चित्रकारों को इन्होंने दिल्ली से बुलवाया है। जो जयसिंह हैं ये वैष्णव संप्रदाय के प्रति आकर्षित हुए हैं और राधा कृष्ण विषय पर अनेक चित्रों का निर्माण इन्होंने करवाया है। यहां पे बताया गया है कि छवि चित्रण भी उनके समय में बहुत लोकप्रिय था। छवि चित्रण का मतलब किसी व्यक्ति विशेष की या किसी शासक की चित्रकारी बनाना, तो ये छवि चित्रण में आ जाता है। छवि चित्रण भी उनके समय में काफी ज्यादा लोकप्रिय था। एक निपुण चित्रकार साहिब राम उनकी चित्रशाला का हिस्सा था। इसके अलावा अन्य चित्रकारों में मोहम्मद शाह का नाम आता है। 18वीं शताब्दी में सवाई प्रताप सिंह, तो सवाई प्रताप सिंह की इच्छा अनुसार
मुगल प्रभाव कम हुआ है और जयपुर शैली पुनर्निर्मित सौंदर्य शास्त्र के साथ मुगल और स्वदेशी शैलीगत विशेषताओं का मिश्रण बनी है। यानी कि सवाई प्रताप सिंह के टाइम में क्या है कि जो मुगल प्रभाव है, मुगल शैली का जो प्रभाव है वो चित्रों में कम हुआ है और स्थानीय जो शैली है उसको बढ़ावा मिला है। तो स्थानीय शैली और कुछ कुछ मुगल शैली के तत्वों के साथ यहाँ पर स्वदेशी शैली का विकास हुआ है। आगे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ये चित्रकूट में राम और उनके परिवार के मिलन का दृश्य है जो कि यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो ये चित्र जो है गुमान के द्वारा चित्रित किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।